गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में 2017 में लागू किया गया था और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिस वक्त से लागू किया गया वो वक्त, उसके पहले का वक्त और आज तक का वक्त, सीए विमल जैन गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एक पर्याय बने हुए हैं। जहां जहां गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम आता है, विमल सर का नाम वहां आना जरूरी होता है। बहुत मेहनत की है इन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर। तो आज विमल सर हमारे साथ हैं, कुछ सवाल होंगे मेरे। नमस्कार सर। जो नमस्कार। मेरे आम श्रोताओं से जुड़े होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर जो कानून है उस पर तो विमल सर ने काफी बोला है, लेकिन आज हमारे जो सवाल होंगे वो आम करदाता और आम प्रोफेशनल के दिमाग में जो आता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सरलीकरण को लेकर लागू किया गया था, कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए लागू किया गया था, वन नेशन वन टैक्स के नाम से लागू किया गया था, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आज किस स्थिति में है। दूसरा होगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर कुछ परेशानियां हैं, कुछ व्यवहारिक परेशानियां हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में मैं विमल सर से बात करूंगा और अंत में मैं उनको पूछूंगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भारत में भविष्य क्या है। सर शुरुआत करें। बिल्कुल स्टार्ट करें सुधीर जी। बहुत अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव के साथ जीएसटी को रियलिस्टिक टर्म में गुड एंड सिंपल बनाने की कोशिश की है जी। और आपने कहा कि आप अपने इस इस सीरीज को आम करदाताओं के हिसाब से बना रहे हैं। तो लॉ को आपको नहीं पढ़ना है, आप इस तरीके से बना रहे हैं जो आम टैक्स पेयर है वो जीएसटी की बारीकियों को समझ सके और जीएसटी में क्या बदलाव हुए हैं उनको समझ सकें। आपकी एक अच्छी इनिशिएटिव है एंड टू बी पार्ट ऑफ योर इनिशिएटिव इज माय प्रिविलेज। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर इनिशिएटिव। जी धन्यवाद सर। मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसकी आलोचना करना तो बहुत आसान है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू होने के बाद भारत के अप्रत्यक्ष करों में अच्छा क्या हुआ है, क्या चीज अच्छी हुई है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे सबसे पहले हमारे श्रोताओं को, उसके बाद मैं अगले पॉइंट लूंगा। देखिए, अगर जीएसटी का बैकग्राउंड देखें कि जीएसटी देश में लागू क्यों किया गया, तो मैं 4 चीजें आप सभी को बताना चाहूंगा। हम प्री जीएसटी यानी जीएसटी से पहले और जीएसटी में क्या ऐसे 4 बदलाव हुए जिसको हम मानते हैं कि ये हमारे लिए लाभ थे, एडवांटेज थे। पहला, देखिए, प्री जीएसटी में मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सेस कुछ लगाती थी। स्टेट थे वो वैट लगाते थे। सीएसटी सेंट्रल लेवी थी बट एडमिनिस्टर्ड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कई टैक्सेस लगते थे। अराउंड 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 सेस एक बास्केट में मर्ज हो गए। आप देखिए, अगर पिछले जीएसटी की बात करें, प्री जीएसटी की बात करें, हर स्टेट के अपने वैट के कानून होते थे। आप राजस्थान से हैं और मैं दिल्ली से हूं और वैट के प्रोविजन स्टेट स्पेसिफिक होते थे। हम भारत का पार्ट तो होते थे पर राजस्थान में राजस्थान वैट चलता था, दिल्ली में दिल्ली वैट चलता था और दोनों में कोई सिनर्जी नहीं थी। यानी 29 स्टेट जो हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में थे वो अपने अपने स्टेट स्पेसिफिक वैट प्रोविजन चलाते थे। यानी 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, 23 सेस एक बास्केट में मर्ज कर गए। तो आप सोचिए, इतना कॉम्प्लायंस, जो डाइवर्जेंट कॉम्प्लायंस था, मल्टीप्लिसिटी थी, वो खत्म हो गई। पहला फायदा। दूसरा फायदा, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस का मतलब ये होता है टैक्स ऑन टैक्स। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करके सेंट्रल एक्साइज लगाया और वैट डीलर को माल बेच दिया और वैट डीलर आपके सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट नहीं मिलती थी। यानी वो वैट का कैलकुलेशन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे भी करता था। सीएसटी की टैक्स पे टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती थी, एंट्री टैक्स की नहीं मिलती थी, लग्जरी टैक्स की नहीं मिलती थी, इवन
सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस टैक्स लगाता था, उसने अगर वैट डीलर को सर्विस दी तो वैट डीलर को सर्विस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती थी, या वाइस वर्सा। वैट डीलर ने लैपटॉप बेचा चार्टर्ड अकाउंटेंट को और वैट लगाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को वैट की क्रेडिट नहीं मिलती थी। कैस्केडिंग, सो कैस्केडिंग टू सर्टेन एक्सटेंट जीएसटी में खत्म हो गया, टैक्स ऑन टैक्स खत्म हो गया, पर अभी भी जीएसटी में है। लाइक 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो अभी भी प्री जीएसटी के हिसाब से उस पर टैक्सेस लगते हैं, तो वो कैस्केडिंग है। और एक नेगेटिव लिस्ट है हमारे जीएसटी में जो होनी नहीं चाहिए थी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर, जिस पे हमें क्रेडिट नहीं मिलता। मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, फिर भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट कैस्केडिंग खत्म हो गई। दूसरी बात। तीसरी बात, डबल टैक्सेशन। प्री जीएसटी में एक ही ट्रांजैक्शन पे दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल भी टैक्स कलेक्ट करती थी और स्टेट भी टैक्स कलेक्ट करता था। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के ऊपर सर्विस टैक्स भी लगता था और वैट भी लगता था। आप रेस्टोरेंट ले लीजिए जो आम आदमी की चीजें हैं, रेस्टोरेंट में जब हम खाना खाने जाते थे तो 1000 रुपए का अगर बिल हुआ तो 1000 रुपए के ऊपर पूरा वैट लगता था और उसके 40% की वैल्यू के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। कंस्ट्रक्शन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू यूज, डबल टैक्सेशन था। जीएसटी में कम से कम ये क्लैरिटी अब आ गई आज की डेट में कि डबल टैक्सेशन नहीं है। एक सप्लाई, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। ये एडवांटेज हमारा हो गया। चौथा जो फॉरमोस्ट, जिसके लिए मैं प्राउड फील करता हूं, प्री जीएसटी में हम स्टेट में बटे हुए थे, हर स्टेट की अपने वैट के प्रोविजन चलते थे। अब आप राजस्थान में हैं और मैं दिल्ली में हूं, और जो जीएसटी लॉ हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जो मैं दिल्ली में बैठ के पढ़ रहा हूं, जो आप राजस्थान में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो सेम लॉ कश्मीर से कन्याकुमारी तक एप्लीकेबल है, जिसको हम वन नेशन वन टैक्स के नाम से जानते हैं। यानी आप सोचिए केरला, मैं तो ऑलवेज ये कहता हूं जीएसटी लॉ इज ए गीता, बाइबल एंड कुरान, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, रिलीजन, रेस एंड कास्ट। यानी जो केरला में जीएसटी लॉ है वही दिल्ली में है, वही तमिलनाडु में है और वही बंगाल में है। तो हमारे लिए देश एक सूत्र में बंध गया, एक लॉ, वन नेशन वन टैक्स। तो मैं 4 एडवांटेज तो आपको बता दिए जो पिलर हैं जीएसटी के। इसी वजह से जीएसटी इंडिया में लागू हुआ। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं। उसके पहले मैं आपका ध्यान दिला दूं, 2 और एडवांटेज हैं तो बहुत बड़े एडवांटेज आम पब्लिक के लिए, आम टैक्स पेयर के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि सी फॉर्म्स खत्म हो गए। बिल्कुल। इस समय इस समय जो वैट में पुरानी डिमांड्स चल रही है उसमें 90% डिमांड्स वो है जिसमें डीलर्स को सी फॉर्म नहीं मिले। और दूसरा आपको मैं बताता हूं कि जो प्रोफेशनल्स हैं हम, उनकी पढ़ने की आदत थोड़ी बढ़ गई। ये अच्छी आदत है। कई बार क्या होता है ना कि पढ़ते हैं ना तो हमारा टाइम एक कंस्ट्रक्टिव वर्क पे लगता है। जब हम कुछ अच्छी चीज करते हैं तो हम अच्छे की ओर सोचते हैं, वरना हम इधर उधर की सोचते रहेंगे। तो मैं तो ये जानता हूँ, हमने जब सीए की पढ़ाई की या सीएस की पढ़ाई की या सीएमए बने या लॉयर बने, तो हमने अपने प्रोफेशन के साथ शादी कर ली है। ये हमारी एक ऐसी नीड है जो हमारे लास्ट ब्रीथ तक हमारे साथ रहेगी। और दूसरी शादी जीएसटी से हो गई है। डिनायल ऐसे ही हो रहा है। देखिए, जब तक हम जीएसटी की बात ना कर ले तब तक वो दिन अधूरा माना जाता है। लीजिए, मैं दूसरे अपने सवाल की तरफ आता हूं कि भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स सरलीकरण के लिए या सिंप्लीफिकेशन के लिए लाया गया था। तो आज जो स्थिति है 36 महीने के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, आप क्या कहेंगे इसको कि ये सिंप्लीफाइड टैक्स है, सिंप्लीफिकेशन की ओर बढ़ रहा है, या इस वक्त जो स्थिति है वहाँ थोड़ी निराशा है? आप बताइए सर। देखिए, इसके 2 आंसर बनते हैं जी। अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, जो लॉन्ग रन में फायदा देखता हूं, तो मैं मानूंगा कि हाँ, जीएसटी धीमे धीमे सेटल हो रहा है। और मैं नेगेटिव हूं
तो मुझे हर चीज में नेगेटिविटी दिखेगी। अब आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। आम आदमी भी अपनी बात, आम आदमी से अगर मैं क्वेश्चन करूं तो आम आदमी पहले ये कहेगा बिमल जी वो जो जिस पे रिटर्न भरा जाता है ना वो चलता तो है नहीं है, और हमें समझ में आता नहीं है कि उस पे रिटर्न भरा कैसे जाएगा। जी सर। आप जीएसटी लॉ को गुड एंड सिंपल टैक्स बोलते हैं, पता नहीं कितने आपने बदलाव कर दिए हैं। कई बार तो मैं सुबह पढ़ता हूँ और शाम को बदल जाता है। तो जो आम टैक्स पेयर है उसके लिए प्रॉब्लम ये हो रही है, इतने सारे बदलाव जीएसटी लॉ में किए गए, उसको तो लगता है इतने बदलाव से मैं जीएसटी समझ ही नहीं पाऊंगा। वो तो बोलता है सर ट्विटर पे बदलाव आ जाते हैं और ट्विटर अकाउंट मेरा है ही नहीं है। मैं तो सर अंगूठा छापूं बिजनेस करना जानता हूं, ये ट्विटर पे बदलाव आ गए। अब आप मुझसे बोलते हैं मैं टैक्स कंसल्टेंट रखूं और उसके जरिए अपने जीएसटी को संभालूं। सर आम आदमी ये चाहता है कि मुझे लॉ समझ में आना चाहिए, सिंपल समझ में आना चाहिए। मैं एक सिंप्लिसिटी की बात बताऊं आपको, एक छोटी सी कहानी है। एज ए टैक्स पेयर वो क्या देखना चाहता है कि मान लीजिए मैंने 100 रुपए का माल खरीदा और 100 पे मैंने 18% का जीएसटी दिया, तो ये तो मुझे क्रेडिट मिल जानी चाहिए, ये मेरे परचेज के ऊपर क्रेडिट। अब परचेज के ऊपर आप नियम कानून डाल दें कि नहीं 17 सबसेक्शन 5 देख लेना, रेस्ट्रिक्शंस हैं। जी अरे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के 4 कंडीशन देख लेना, अगर वो नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। अरे ये देख लेना तूने जो सप्लायर को दिया है उसने जमा कराया या नहीं कराया, पर देखूं कहां से, दिखे तब तो, दिखे तब तो। इसके अलावा अगर आप उसे सिंप्लिसिटी 18% की क्रेडिट दे देते हैं और जब वो बेचता है चाहे वो 110 में बेचे, 120 में बेचे या 200 में बेचे, वो वैल्यू एडिशन पे टैक्स दे दे। ये तो सिंपल सिस्टम है। लेकिन लॉ में हम इफ एंड बट्स जितने डाल देते हैं, और उस इफ एंड बट्स को डाल के हम बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, बाय वे ऑफ सर्कुलर, बाय वे ऑफ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर, और कई बार सर्कुलर का तो हाल ये होता है जो 3 महीने पहले आया वो 3 महीने बाद विड्रॉ हो जाता है। चेंजेस ट्विटर पे आ रहे होते हैं, कॉपी पेस्ट व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं, तो टैक्स पेयर को ये समझ में नहीं आता हो क्या रहा है और क्या एप्लीकेबल है। कई बार वो जीएसटीएन पोर्टल की बात करता है, बोलता है सर मेरे कंसल्टेंट ने तो मुझे बताया था ऐसा हो जाएगा, ये पोर्टल तो ले ही नहीं रहा, इस पोर्टल पे तो चलता ही नहीं है ये पोर्टल सर, ये और मुझे तो ठीक से समझ में भी नहीं आता। तो मैं आपको बताऊं डिस्कनेक्ट कहाँ पे है। डिस्कनेक्ट है एक्सपेक्टेशन वर्सेस एग्जीक्यूशन। मेरी एक आशाएं थी, मैंने एक ड्रीम किया था, मैंने एक सोचा था कि वाकई गुड एंड सिंपल होगा। गुड एंड सिंपल इंटेंशन बहुत क्लियर थे। मैंने जो 4 ऑब्जेक्टिव बताए 2 आपने ऐड किए, बाकी जीएसटी लॉ को देश में एक आपने, मैं ये कह रहा हूँ सिंस इंडिपेंडेंस, हमारी आजादी 15 अगस्त अब 1-2 दिन बाद ही है, और देश में आजादी के बाद ये सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, सबसे बड़ा। अब शुरू में जब जीएसटी लॉ को लाया गया और जो पोर्टल था, जिस पोर्टल पे हमें कॉम्प्लायंस करने थे, पोर्टल हमारा तैयार नहीं था, उसकी वजह से हमें कई खामियां हमने फेस की हैं, और उन खामियों की वजह से हमें ये लगने लगा कि जीएसटी लॉ अच्छा नहीं है। जीएसटी लॉ सर, क्योंकि जो मशीनरी प्रोविजन है जब तक वो सपोर्ट ना करे तब तक आपको ये लगता है कि मेरा ये सिस्टम तो चल ही नहीं रहा, मेरी बात तो सुनता ही नहीं है, ये मशीनी भाषा है, जो उसमें लिखा हुआ है वही दिखा रहा है। लेट फीस लगनी है तो वो लेट फीस ही दिखा रहा है, जबकि लेट फीस विड्रॉ हो गई है। ऐसी कई चीजें हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन का अगर मैं सिंपलिस्टिक वे में आंसर दूं, एक छोटा सा बच्चा जस्ट बॉर्न हुआ हो, आप उसे 1 साल में करना चालू कर दे, चल तो लेगा लेकिन गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा। तो एज ए टैक्स कंसल्टेंट मुझे क्या लगता है, हम दोनों के बीच में चल रहे हैं, ना पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाया, ना पूरी तरह से मैं इसे फेल्योर कहूंगा, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म जो जीएसटी का एडवांटेज मैं देश के लिए देख रहा हूं, वो देश के लिए बहुत जरूरी है। आप सोचिए 1 नेशन 1 टैक्स, जिस नाम को मैं ले रहा हूं, कश्मीर टू कन्याकुमारी, irrespective of any religion, race and caste, any language। तो आप सोचिए ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, थोड़ा समय लेगा, एंड आई एम होपफुल, जरूर आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने
टैक्स पेयर चार्टर इशू किया है ऑनेस्ट टैक्स पेयर को रिवॉर्ड करने के लिए देश हित में। और उन्होंने एक डेटा भी दिया कि हम जब टैक्स पे करते हैं तो हम देश के नेशन बिल्डिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, थोड़ी हमारी आशाएं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नेगेटिव हूँ, हाँ मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो सेटिस्फैक्शन आनी थी, टैक्स पेयर को जो सेटिस्फैक्शन दिखनी थी वो थोड़ी सी कम है। आने वाले टाइम में ये जो सुधार जो गवर्नमेंट कर रही है, इसमें इतने बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं कि जो टैक्स पेयर की नीड है, जो टैक्स पेयर चाहता है, उसको करने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सुधार इसलिए किए जा रहे हैं कि टैक्स पेयर को एडवांटेज दे दें। और टैक्स पेयर ये बोलता है सर इतने सारे सुधार एक बार में कर दो, तो समझ का भी थोड़ा सा कमी है, थोड़ा फर्क है। तो एक बंदा ये चाह रहा है मैं इसे हेल्प कर दूं, दूसरा बंदा कह रहा है भैया इतनी हेल्प भी मत करो कि मुझे समझ में ना आए। तो ये थोड़ा सा ब्रिजिंग की बात है। अदरवाइज जीएसटी लॉ देश के लिए बहुत अच्छा है और हम सबको इस इंट्रीम टाइम पीरियड को, बच्चा बड़ा होता है ना, छोटा सा बच्चा, हम एज ए मदर एंड फादर उसकी केयर करते हैं। थोड़ा सा आप और हम टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट अगर दोनों मिलके एक साथ कोशिश करें तो जीएसटी का जो रियलिस्टिक एडवांटेज है वो देश को जरूर मिलेगा। जी सर, ये है जो आपने बताया वो जीएसटी का पॉजिटिव स्वरूप है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर हमने नेगेटिव बातें तो बहुत सारी सुनी है, लेकिन जरूरी है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स सफलता प्राप्त करे। इसीलिए हम लोग अगर समझ के गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जिस तरह से हम सुझाव भी देते हैं सरकार को, अगर समझ के दें और सरकार उसे समय से माने, तो हो सकता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने वाले 2 या 3 साल के बाद वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाए जिसके लिए कहा गया कि गुड एंड सिंपल टैक्स है। यस, मैं आपसे सहमत हूँ, सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल सहमत हूँ। अब मेरा एक अगला सवाल है जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स पूछते हैं और वो परेशान भी रहते हैं इस सवाल से। एक रिटर्न फॉर्म था GSTR 3B जो मूल कानून में नहीं था और 2 महीने के लिए लाया गया और वो 2 महीने से अभी 36 महीने तक है और अब जो स्कीम आ रही है उसके अनुसार वो परमानेंट रहने वाला है निकट भविष्य में। ठीक है, ये एक ऐसा रिटर्न था जिसमें रिवीजन का प्रावधान नहीं था, कोई गलती हो जाए तो आप सुधार नहीं सकते, ये सबको पता है। बहुत जगह आप भी बता चुके हैं कि होना चाहिए, क्योंकि आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। तो आम जनता से जो सवाल मेरे पास आता है वो ये आता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ये जो फॉर्म था इसमें रिवीजन का प्रावधान क्यों नहीं हुआ? कोई कानूनी अड़चन थी या सरकार को तकनीकी तकलीफ थी जिस कारण से ये नहीं हुआ? क्योंकि आम मान्यता ये है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो 3B फॉर्म है उसमें अगर रिवीजन का प्रावधान होता तो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो जाती। सर आप बताइए। देखिए, अगर टैक्स पेयर के तरफ से अगर आप देखेंगे जी, तो टैक्स पेयर की लेजिटिमेट डिमांड है। हमने प्री जीएसटी में भी इन चीजों को देखा था कि हमारे वैट के रिटर्न होते थे, सेंट्रल एक्साइज के रिटर्न होते थे, हमारे पास एक रिवीजन का ऑप्शन होता था, हमारे पास हम रिवाइज कर लेते थे। और रिवाइज क्यों कर लेते थे? कि हमसे गलती हो गई, किसी ट्रांजैक्शन को हमने करेक्टली कैप्चर नहीं किया। तो देखिए, वैट स्टेट का वैट मैटर होता था, स्टेट स्पेसिफिक होता था। तो जो वैट की ट्रांजैक्शन आपने डाली और उसमें कोई गलती हो गई और फिर आपने रिवाइज कर ली, तो वो स्टेट के एंड पे ही रह जाती थी, वो फिर दूसरे गवर्नमेंट के पास नहीं जाती थी। तो वहां रिवीजन बड़ा इजी ऑप्शन था, वो किया भी। अब सेंट्रल एक्साइज की मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, अगर आपने उसे रिवाइज कर भी दिया तो उससे रिलेटेड जो भी रिवीजन आपने किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, उसमें स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो प्री जीएसटी में जो रिवीजन का ऑप्शन था वो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के पास था, तो रिवीजन में उनको दिक्कत नहीं आती थी। पर जीएसटी में गवर्नमेंट को क्या दिक्कत आ रही है? गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ये कह रही है किसी मंथ में आपने किसी ट्रांजैक्शन को इंट्रा मान लिया, इंट्रा कहने का मतलब विद इन स्टेट मान लिया, तो सेंट्रल सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दिया। अब लगा दिया और आपने टैक्स जमा भी कर दिया और उन्हें ऑटोमेटिक एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है बैकएंड से, जैसे ही आपने एसजीएसटी डाला, राजस्थान का एसजीएसटी डाला, वो राजस्थान के गवर्नमेंट अकाउंट में चला जाएगा।
सिर्फ एक IGST है जिसको इंट्रीम अकाउंट बना दिया गया। इंट्रीम जो सेंट्रल के पास जाएगा और सब्सिक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड वो स्टेट को डिवाइड होगा। तो जिस ट्रांजैक्शन को आपने इंट्रा मान लिया वो इंटर होना चाहिए था, इंटर मान लीजिए दिल्ली वाला होना चाहिए था, तो यानी उस पे IGST लगना चाहिए था और SGST कंपोनेंट ऑफ IGST दिल्ली को मिलना चाहिए था। अब मैं ये सारी चीज रिवीजन का बक्सा ओपन कर दूं, मान लीजिए एज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी रिवीजन का बक्सा ओपन कर दूं, तो फिर मेरे लिए तो नेवर एंडिंग अप्रोच हो जाएगा। मेरे पास आज की डेट में 1,20,00,000 टैक्स पेयर हैं और 1,20,00,000 में अराउंड 65 लाख मेरे नॉर्मल टैक्स पेयर हैं। अगर मैंने उनको रिवीजन का ऑप्शन दे दिया, गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहा हूं मैं, तो वो इंट्रा वर्सेस इंटर, इंटर वर्सेस इंट्रा, जिसमें दो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं, सेंट्रल एंड स्टेट, और स्टेट में एक नहीं, फिर तो राजस्थान और दिल्ली वाली बात आ जाएगी, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन इंट्रा से अगर इंटर हो जाए तो मुझे राजस्थान से वो टैक्स वापस लेना पड़ेगा और दिल्ली को देना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं है, उनका सॉफ्टवेयर, उनका GST एंड कॉमन पोर्टल उसके लिए तैयार नहीं है। अगर वो रिवीजन ऑप्शन दे दिया गया तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वाइज जाके उनको सारे काम करने पड़ेंगे। अब हम अगर देखें तो पहले हमने सोचा था हमारे 3 रिटर्न होंगे, GSTR1, GSTR2 एंड GSTR3। GSTR2 एंड 3 को इनने कोल्ड बास्केट में डाल दिया क्योंकि हमारा GSTN पोर्टल रेडी नहीं था। अगर पोर्टल रेडी होता तो मैं इनवॉइस वाइज ट्रांजैक्शन को कैप्चर कर सकता था। अभी मेरी सिर्फ GSTR1 जाती है, 2 जाता ही नहीं है, 3 जाता ही नहीं है। अगर मेरे पास इनवॉइस वाइज ट्रैकिंग हो पाती, 3B में तो कंसोलिडेटेड जाता है, उसमें इनवॉइस वाइज कोई डेटा जा ही नहीं रहा। तो एज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? अगर मैंने रिवीजन ऑप्शन दे दिया तो मैं कैसे ट्रैक करूंगा? तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से क्या कमी नजर आती है कि उनका सिस्टम रेडी नहीं है। इस रिवीजन को देने के लिए आपको बैकएंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और मैंने बताया ना इंट्रा एंड इंटर GST एक मॉडल के ऊपर है। आपने किसी ट्रांजैक्शन को इंट्रा मान लिया, राजस्थान को SGST दे दिया, मिलना चाहिए नहीं, मिलना दिल्ली को चाहिए, उस ट्रांजैक्शन को आप सिस्टम के जरिए कैसे करेक्ट करेंगे, ये मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है ये एक लॉजिकल रीजन जो मुझे समझ में आया, इसकी वजह से उन्हें रिवीजन आज तक नहीं दिया। अब मैं आंसर दूं, पर टैक्स पेयर तो परेशान है ना, वो बेचारा गलती कर देता है, टू एरर इज ह्यूमन, और गलती हो जाती है। तो हमें कुछ ऐसा बैकएंड पे रखना चाहिए, बैकएंड पे ऐसा मैकेनिज्म रखना चाहिए, इवन रिटर्न के अंदर भी हमें कुछ ऐसा एक टेबल क्रिएट कर देनी चाहिए। कंसोलिडेटेड 3B की टेबल है, बट आप एक टेबल ऐसी क्रिएट कर दीजिए और 2 महीने का रिवीजन दे दीजिए, और उस टेबल में जितने भी आपने ट्रांजैक्शन रिवाइज किए हैं उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल्स मांग लीजिए कि भाई आपने 100 इनवॉइसेस दिखाए थे, उसमें से 5 इनवॉइसेस आपने रिवाइज किए, उसकी डिटेल्स मांग लीजिए, और उसकी वजह से टैक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आया वो देख लीजिए। अगर 3 महीने का आपने एक गेस्टेशन पीरियड, एक टाइम पीरियड बना दिया कि एलोकेशन, टैक्स का एलोकेशन हम 3 महीने बाद ही करेंगे गवर्नमेंट को, जो भी स्टेट होगी, तो 3 महीने के अंदर 2 महीने का आपने रिवीजन दे दिया, तो आपके पास बैक एंड पे कुछ सिस्टम, क्योंकि GSTN आज बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से हेल्प ले रही है। आज बड़ी बड़ी ये सॉफ्टवेयर कंपनियां बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंडिया में नहीं बाहर में भी सर्व कर रही हैं। एंड विद दिस मैकेनिज्म क्या होगा कि गवर्नमेंट को मालूम पड़ जाएगा कि आउट ऑफ 100 मेरे 5 ट्रांजैक्शन है जो रिवाइज किए गए हैं, जिसका डेटा खुद टैक्स पेयर दे रहा है। तो क्या होगा, वो रिवीजन के बेसिस पे एग्जैक्ट अमाउंट उनको मालूम पड़ जाएगा, तब वो एलोकेट कर दे, आपस में एलोकेट कर दे। राजस्थान से लेके दिल्ली को देना है तो वो रिवीजन के बेसिस पे मालूम पड़ जाएगा आपको, या दिल्ली से राजस्थान को देना है वो मालूम पड़ जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जो टैक्स पेयर की लेजिटिमेट डिमांड है रिवीजन की, एक वो फुलफिल होगी। और वो लेजिटिमेट इसलिए है कि हम आम बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, वो बेचारा गलती कर रहा है, और गलती करने के बाद कई बार उसकी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, उसका सॉल्यूशन
नहीं है, तो वो बेचारा भटक रहा होता है 10 जगह पे, उसको हेल्प करनी है। आज जीएसटीएन, आपने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि हमारा जीएसटीआर 3B अब चलेगा, कंटिन्यू करेगा, आपने कुछ देर पहले कहा। अब जीएसटीएन ने, हमने पहले अभी तक 1.5 साल से 2 साल से हम डिस्कस कर रहे थे कि जीएसटीआर 1, 2A और 3B हट जाएगा और नया रिटर्न सिस्टम आएगा। उसके लिए कितना टाइम, कितना एफर्ट्स, 2 साल करीब हमने लगाया, टैक्स पेयर का पैसा लगाया है हमने उसके ऊपर, और हमने एक ही अनाउंसमेंट के साथ ये कह दिया अब नया रिटर्न सिस्टम नहीं आएगा, हम मॉडिफिकेशन एग्जिस्टिंग रिटर्न में ही करेंगे। जब एज ए गवर्नमेंट आप इस तरह के कॉल ले सकते हैं, जब आप देखते हैं कि नहीं हम मॉडिफिकेशन से चीजों को संभाल लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए ना कि हम टैक्स पेयर को कैसे एडवांटेज दें, कैसे उसका रिवीजन ऑप्शन ओपन करें। मैं तो बड़ा इजी ऑप्शन दिया कि एक टेबल क्रिएट कर लीजिए 5 इनवॉइस की, जो टैक्स पेयर ही फिल करेगा, उसके बेसिस से रिवीजन में जितना भी टैक्स में नेट इफेक्ट आया वो दिखा देगा, और आपको एज ए टैक्स डिपार्टमेंट मालूम पड़ जाएगा कि हाँ 95 करेक्ट थी, 5 में रिवीजन हुआ, 5 की रिवीजन की वजह से एलोकेशन हमारा ये चेंज होगा, अब नेट इफेक्ट ये आएगा। आपको सॉफ्टवेयर से सब डिग आउट करना है, सॉफ्टवेयर आपका वर्कआउट करके देगा। जैसे आप नए रिटर्न सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग जीएसटी रिटर्न, कुछ गवर्नमेंट को भी मेरी सबमिशन ये होगी, हमारी जो आज की डिस्कशन है, आज सुधीर राजस्थान से लगे हुए हैं, मैं दिल्ली से लगा हुआ हूँ, और हम सब मिलके जीएसटी को सिंपल बनाना चाहते हैं। अगर हम कुछ चीज डिस्कस कर रहे होते हैं तो क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, हम भी देश के उस डेवलपमेंट नेशन ग्रोथ का पार्ट है, उतना ही एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने में। मेरी राय है जो मैंने कही और मैंने आपको बताने की कोशिश की, आम टैक्सपेयर को भी मेरी बात समझ में आई होगी कि किस वजह से नहीं हो पा रहा, बट अगेन होना चाहिए कि वो करें, देखें इसमें भी क्या हो सकता है। जी जी जी, टैक्सपेयर्स की जो ये समस्या है कि 3B रिवाइज नहीं होता, गलतियां बहुत होती है, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब हमें 2006 में आश्वासन दिया गया था, तब ये बताया गया था कि एक टैक्स होगा जीएसटी, जिसको सेंट्रलाइज कलेक्ट किया जाएगा और स्टेट्स में बांटा जाएगा। क्या आप मानते हैं अगर ये टैक्स आ जाता तो ये बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती? देखिए ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। आप सोचिए, एक नेशनल जीएसटी एक कॉन्सेप्ट है, ऑस्ट्रेलिया आपका एक लाइव एग्जाम्पल है, जहां पे सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर ये नेशनल जीएसटी आता तो वाकई हमारी बहुत सी प्रॉब्लम, अभी आपने जो रिवीजन वाली बात मुझसे पूछी, जरूरत हो जाता आराम से हो जाता। आप देखिए, अब मैं इसको लाइट एग्जाम्पल में समझाऊं, अगर नेशनल जीएसटी आता तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की है, मोदी जी टैक्स कलेक्ट करती और सभी स्टेट को बांटती एज पर डिवोल्यूशन फॉर्मूला, जो भी फाइनेंस कमीशन, जो हमारी 15 फाइनेंस कमीशन है जो डिसाइड करती है उसके हिसाब से बांटती। तो ये झगड़ा तो नहीं रहता ना कि क्या इंट्रा है क्या इंटर है, टैक्स लग रहा है, सेंट्रल कलेक्ट कर रही है और स्टेट को बांट रही है। टैक्सपेयर्स के लिए अच्छा हो जाता है, 100% अच्छा हो। देखिए जब आपका एक हेडमास्टर हो जी, तो आपको उसकी बात मानने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जैसे ही आप मल्टीपल, हम अभी डुअल मोड में हैं, सेंट्रल एंड स्टेट, आपने देखा होगा आज सेंट्रल स्टेट के बीच ये डुअल मोड लाया क्यों गया, उसका बेसिक रीजन बताऊं। स्टेट डिमांड कर रही थी नहीं, हम अभी नेशनल जीएसटी के लिए तैयार नहीं है, अगर आप नेशनल जीएसटी लेके आ गए तो हमारी स्टेट की सोवरेनिटी, हमारे स्टेट के पावर सब खत्म हो जाएंगे, हमारी कौन सुनेगा। तो इस बात को ठीक करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों बैठते हैं, 1/3 शेयर सेंट्रल के पास है, 2/3 स्टेट के पास है, बाई 3/4 मेजोरिटी वो कोई भी चीज डिसाइड करते हैं जिससे कंसेंसस बन जाए। पर जो पहले हमने सोचा था नेशनल जीएसटी के लिए, वाकई वो सपना बहुत अच्छा था, अगर वो आता तो वाकई बहुत अच्छा होता। फिर सेंट्रल के हाथ में वो सारी चीजें होती, आज इनकम टैक्स है, सेंट्रल लगाता है,
अब सेंट्रल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो जो करेक्शन करना है इनकम टैक्स से रिलेटेड वो सारी चीजें कर देते हैं, और करने के बाद जो टैक्स का कलेक्शन हुआ डिवोल्यूशन फॉर्मूला हमारा बना हुआ है जिसके तहत हम स्टेट को बांट देते हैं। तो मेरे लिए बड़ी सिंप्लिसिटी हो जाती। लेकिन जीएसटी में नेशनलाइज जीएसटी क्यों नहीं आया वो रीजन मैंने आपको बताया। और दूसरा, क्या ये डुअल मोड जो आज की डेट में एप्लीकेबल है टैक्स पेयर के लिए, इसमें टैक्स पेयर के लिए, बाकी टैक्स पेयर कई बार ये चीजें कह भी रहा होता है, मुझे तो कई बार ये समझ में नहीं आता मेरी अथॉरिटी सेंट्रल है या स्टेट है। कई बार टैक्स पेयर ये बोल के आ जाता है सर मेरे पास तो सेंट्रल से भी नोटिस आ गया है और स्टेट नोटिस आ गया है। कई बार टैक्स पेयर ये बोल के आ जाता है सर सेंट्रल ने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली अब स्टेट वाले आ गए हैं। तो हमने ये नहीं सोचा था, हमने जीएसटी में ये नहीं विजुअलाइज किया था। ठीक है डुअल मोड है, अगर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन कर ली या एक गवर्नमेंट अथॉरिटी ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस चेक कर लिया तो दूसरी अथॉरिटी को फिर नोटिस भेजने, आप उनसे पूछ लीजिए ना, आप ही के तो ब्रदर हैं वो सेंट्रल एंड स्टेट, आप उनसे पूछ लीजिए। आप टैक्स पेयर को बुलाते हैं उससे फिर वही इंफॉर्मेशन आप मांगते हैं, फिर वही वो रिगोरस स्टेप। आज आपने टैक्स पेयर चार्टर की बात की, रिवॉर्ड टू ऑनेस्ट टैक्स पेयर। जीएसटी में मेरी एक हम्बल सबमिशन होगी, अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटी मुझे सुन रही हो, मैं उनसे हम्बल मेरी एक रिक्वेस्ट और सबमिशन है कि टैक्स पेयर जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब आपको ये समझ में आने लगेगा कि मेरे 97% टैक्स पेयर ऑनेस्ट टैक्स पेयर है। 2 या 3% चोर हैं, मैं मानता हूं। आप अगर चोरी की बात करते हैं तो आप ये नहीं सिर्फ टैक्स पेयर की बात करें। मैं सॉरी टू से मुझे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए, आज गवर्नमेंट साइड पे भी तो हम देखते हैं करप्शन है, हम उनको भी तो हटाने की बात कर रहे हैं। तो हमें देश को समझना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को 97-98% टैक्स पेयर को रिवॉर्ड करना पड़ेगा कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं। जो 2% हैं उनकी वजह से जो रिगोरस स्टेप्स लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के आना पड़ेगा और उनको मेन स्ट्रीम में, इवन जो इवेडर है मैं तो कहता हूं उन्हें फर्म हैंड से आप पकड़िए। मैं कहता हूं अगर मैं आज प्रैक्टिस करता हूं, विश्वास मानिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, टैक्स इवेडर को मैं खुल के बोलता हूं बस चोरी की है टैक्स जमा करो। टैक्स की चोरी करके आई एम नॉट हियर टू गिव यू कंसल्टेंसी एडवाइजरी और मैं आपका लीगल केस आर्ग्यू करने नहीं जाऊंगा, आई फॉलो दैट प्रिंसिपल। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे लिए बोथ टैक्स पेयर एंड टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे लेजिस्लेटर हो चाहे एग्जीक्यूशन मशीनरी हो चाहे वो जीएसटी एंड कॉमन पोर्टल हो, हमें ये ध्यान रखना चाहिए मेरी मास ऑडियंस 98% ऑनेस्ट है, उन्हें रिवॉर्ड करना है। अब ये कैसे रिवॉर्ड करना है, किस तरीके से करना है, हम सबको मिलके स्टेप्स लेने पड़ेंगे। टैक्स कंसल्टेंट को सारी जो सही जानकारी है, कंस्ट्रक्टिव जानकारी है वो दे, हम टैक्स इवेडर के साथ खड़े ना हो और गवर्नमेंट भी ये सोचे कि हम जो लॉ और कानून लाएं, यस मैं मानता हूं जो लॉ एंड कानून इसलिए आते हैं कि टैक्स की चोरी को बचाया जाए, पर वो 2% 3% लोगों को आप देखते हुए कानून लाते हैं और आपका सिस्टम रेडी नहीं है उसको चेक करने के लिए। आप सिस्टम भी तो दीजिए 98% लोगों को जिससे वो चेक करें। एक सिंपल प्रोविजन, मैंने सप्लायर को टैक्स का पेमेंट कर दिया, अब सप्लायर ने आगे जमा नहीं कराया, एज ए कस्टमर मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरे सप्लायर ने जमा नहीं कराया। मेरे जीएसटीआर 2A में मुझे ये नहीं दिखता कि मेरे सप्लायर ने 3B भरा या नहीं भरा, जब तक कि मैं इंडिविजुअली जाके उसका जीएसटी नंबर ना डालूं। तो कितने सारे मेरे वेंडर और सप्लायर होंगे, मैं सबके जीएसटी नंबर डालता रहूंगा। या तो आप मुझे सिस्टम दे दीजिए कि विमल आपके लिए सिस्टम हमने दे दिया, अब आप सारी चीजें देख पाओगे। मॉडिफाइड जीएसटी रिटर्न में यही तो करना चाह रहे हैं जो 3 साल बाद आ रहा है, पर आपने बाय वे ऑफ रूल कई प्रोविजन बना दिए। जीएसटीआर 3B बाय वे ऑफ रूल आपने इंट्रोड्यूस किया था 2 महीने के लिए, जिसको आपने अब 3 साल तक खींचा और अब आप कह रहे हैं यही चलेगा, यही आगे चलने वाला है। तो मैं कहीं ना कहीं हम दोनों को, टैक्स पेयर एंड टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को एक सिनर्जी क्रिएट करने की जरूरत है। अभी आपने जो विस्तार से बताया
कि 3B की समस्या थी, सरलीकरण से लेके आपने बताया एकल कर के बारे में बताया। मैंने जो आपसे टाइम मांगा था वो टाइम लगभग खत्म हो गया है। अगर आप इजाजत दें तो मेरे 2-3 छोटे सवाल और हैं। प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज पूछिए। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर उनमें थोड़े में भी जवाब देंगे तो कम से कम मेरे जो लोगों ने सवाल भेजे हैं उनको आपकी राय तो पता लग जाएगी। मैं सबसे कोशिश करूंगा ब्रीफ में आंसर करने की। तो एक सवाल है वो ये है कि इंटरेस्ट को लेकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बहुत बड़ी समस्या है। जिन लोगों ने कानून बनाया मुझे लगता है उन्हें समझ में ही नहीं आया कि इंटरेस्ट किस चीज़ पे लगाना चाहिए। तो एक समस्या, इसमें 2 हिस्से करूंगा मैं समस्या के, एक साथ पूछूंगा ताकि आप एक साथ ही जवाब दे सकें। पहला तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने बैंक में टैक्स जमा करा दिया, उस समय जब मैंने जमा करा दिया मेरा इंटरेस्ट लगना बंद हो जाना चाहिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में वो बंद होता है जब मैंने 3B में सेट ऑफ लिया। तो मेरी समस्या ये है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है, जैसे आप अभी समझ लीजिए कोविड की सिचुएशन है, उसमें मैं कई बार मुझे पता होता है टैक्स कितना जमा कराना, लेकिन मेरे पास ये साधन नहीं है कि मैं रिटर्न भर सकूं। तो जब मैं टैक्स जमा करा देता हूँ, टैक्स सरकार को मिल जाता है तो मेरा ब्याज बंद हो जाना चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा है मेरा जो रेगुलर सवाल है कि सरकार इतना सारा ब्याज क्यों लेती है? जब 12% बैंक में FDR में रेट ऑफ इंटरेस्ट थी तब इनकम टैक्स में 18% हुआ करती थी। अब इनकम टैक्स को फॉलो करे GST कोई जरूरी नहीं है। बैंक में FDR की इंटरेस्ट रेट 5% हो गई है, लोन लेने जाओ 8-9% में मिलता है। इस समय में आप 18% रेट ऑफ टैक्स रखते हैं। दूसरी बात है आप खुद देते हैं जब 6% देते हैं, और फिर एक 24% की इंटरेस्ट रेट और है। तो इंटरेस्ट को लेके मेरा ये 2 सवाल है। आप बताइए आपकी क्या राय है सर? मेरी पहली राय इंटरेस्ट रेट पे बता दूं मैं जी। 18% की ब्याज दर अगर मुझसे डिले हो गया पेमेंट करने में, एज पर रियलिस्टिक मार्केट सिचुएशन करेक्ट नहीं है। आपने खुद ही कुछ डेटा दिया कि FD के ऊपर 5% की रेट है, 5% की रेट है। अगर GST जो मुझे एक्यूरल बेसिस पे जमा करना है, मेरे कस्टमर से मेरे पास पैसा नहीं आया और आप मुझसे चाहते हैं मैं GST जमा करूं और नहीं जमा कर पाया, तो 18% की ब्याज दर। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी MSME को हम बूस्ट कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का हमने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया हुआ है। आज मैं यही कहना चाहूंगा, और मैं आज का डे इसलिए रेफर कर रहा हूं कि आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने टैक्स पेयर चार्टर आज रिलीज किया है। ये जो ब्याज दर है, जब मैं एक्यूरल बेसिस पे जमा कर रहा हूं, तो उस दर को आप रियलिस्टिक मार्केट रेट पे तो लेके आइए। 9%, 10% थोड़ा सा बढ़ा के रख लीजिए, जिससे आपको ये लगे कि आप चीजों को ठीक करना चाहते हैं। फिर आप रिफंड के ऊपर तो कभी इतना ब्याज देते नहीं है, तो वो इक्विलिटी कहाँ हुई? जो राइट टू इक्विलिटी की बात है, जितना आप मुझसे लें उतना आप मुझे दें। एक फंडामेंटल चीज है कि आप मुझसे डिले पे 18 मांगते हैं, अब रिफंड देने में जब आपसे देर हो गई तो आप 6% वो आ भी जाए। इंटरेस्ट पहले तो आप प्रिंसिपल ही मांगते हैं कि प्रिंसिपल ही आ जाए, ब्याज बाद में देख लूंगा। तो वो आप ये पार्ट मेरा आंसर है बिल्कुल होना चाहिए। अब दूसरा पार्ट, आपने कहा कि बैंक में जमा कर दिया और प्लस जब तक आप 3B नहीं भरेंगे तब तक उसे पेमेंट नहीं माना जाता। तो ये सिस्टम का एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। मेरे पास एक ई कैश लेजर है और मेरे पास एक ई लाइबिलिटी लेजर है। मैंने अगर पैसा ई कैश लेजर में डाला, मान लीजिए आपने पैसा अपने ही पॉकेट में डाल दिया, वो एक तरह से यही है, आप ही के पॉकेट में है, वो ई कैश लेजर आप ही के पॉकेट में है। जब आप माल खरीदने गए तब आपने पॉकेट से पैसा निकाला और सप्लायर को दिया, वेंडर को दिया। सिमिलरली इन लोगों ने सिस्टम ऐसे ही बनाया हुआ है कि ई कैश लेजर में पहले आप पैसा डालिए और फिर 3B भरिए, तो उस पैसे को यूटिलाइज कर लीजिए, अप्रोप्रिएट कर लीजिए। ये सिस्टम, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। अब ये सिस्टम का फेर है। अगर डायरेक्टली उन्होंने अगर सिस्टम ऐसा बनाया होता, कोई ई कैश लेजर नहीं है, आप जब 3B भरेंगे तो वो आपको एक पेमेंट विंडो पे ले जाएगा और पेमेंट विंडो पे आपसे डायरेक्टली पैसा मांगेगा। आप पैसा दीजिए, वहां जमा हो जाएगा, आपका पेमेंट हो गया, जो हम देखते हैं। पर हमारे GST में सिस्टम उन्हें 2 बकेट बना दिए। एक ई कैश लेजर जिसमें आप पैसा भर के रखिए, जो आपका कैश बॉक्स है, आप ही का कैश बॉक्स है। जब तक आप उस कैश बॉक्स से पैसा यूज नहीं करेंगे तब तक उसे पेमेंट नहीं माना जाएगा। तो थोड़ी समझ की बात है।
अगर इंटीग्रेट कर देते हैं हम, जो पॉसिबल है कि आप ई कैश लेजर को हटा दो, आपको नहीं रखने की जरूरत, क्योंकि अब तो बकेट की भी जरूरत नहीं है, CGST, SGST, UTGST, IGST। अब तो आप ये कहते हैं कि किसी भी बकेट में हो, कल गलत जमा हो गया हो, आप इंटर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप ई कैश लेजर को हटा ही दीजिए, आप सीधे ई लायबिलिटी लेजर रखिए, ई क्रेडिट लेजर रखिए। पहले वो अपने क्रेडिट को एडजस्ट करेगा और जितना नेट है गया उतना आप उससे पेमेंट कैश में मांग लीजिए। तो उस ये जो दिक्कत लोगों को आ रही है कि मैंने कैश जमा करा दिया पर एप्रोप्रिएट नहीं किया, तो ये झंझट खत्म, ये कंफ्यूजन खत्म। लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरी 100 रुपए की लायबिलिटी थी, 50 रुपए मेरे पास क्रेडिट में थे, अब 50 मुझे बैंक से जमा करने हैं। और रही इंटरेस्ट की तीसरी बात जो आपने टच नहीं की थी, ग्रॉस वर्सेस नेट, तो इंटरेस्ट ग्रॉस पे लगना चाहिए या नेट पे लगना चाहिए। ग्रॉस पे तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था, इनने तो लॉ ही बना डाला था, इनने लॉ ही बना डाला था कि ग्रॉस पे देना पड़ेगा। अब लॉ में अमेंडमेंट कर दिया है, प्रोविजो डाल दिया, बट अभी तक इफेक्टिव नहीं किया। उसका रीजन जो मुझे गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिला, जो वो कहते हैं विमल, जब तक सारे स्टेट SGST एक्ट में वो चेंज नहीं आएगा तब तक इस प्रोविजो को हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सर ऑर्डिनेंस ले आइए ना, स्टेट से भी बोलिए ऑर्डिनेंस ले आए। अरे टैक्स पेयर को ईज तो कीजिए, वो बेचारा बार बार बोल रहा है कि मैं नेट पे दूंगा। चौथी छोटी सी प्रॉब्लम टच कर लेता हूँ, GSTN कॉमन पोर्टल ने मुझे विंडो भी नहीं दी है कि मैं पार्ट पेमेंट एप्रोप्रिएट कर। अगर मेरे पास 50 रुपए क्रेडिट में पड़े हैं, 50 रुपए कैश मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं 3 भी भर दूं 50 रुपए एप्रोप्रिएट करके, 50 रुपए मेरे बैलेंस मुझे दिखाता रहे, विमल तेरे उस मंथ का ये रिटर्न इनवैलिड है क्योंकि तुझे 50 रुपए भरने हैं। रिटर्न तो भर जाएगा मेरा, मेरी 50 की नेट लायबिलिटी दिखेगी, फिर 50 पे मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो आप सिस्टम को तो ठीक कीजिए, लॉ मुझे कहीं बार नहीं करता। ये मेरे आंसर है सर। इसी संबंध में कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि जब डीलर बैंक में पैसे जमा करा देता है, मान लीजिए SGST में जमा कराया, IGST में कराया या CGST में कराया, वो पैसा क्या सस्पेंस अकाउंट में रहता है या सरकार उसको काम में ले लेती है? सर ई कैश लेजर में रहता है, उसको काम में नहीं ले सकती जब तक कि उसे आप एप्रोप्रिएट नहीं करेंगे। आप देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आप किसी भी ई कैश लेजर में जमा करा दीजिए, वो पैसा एज इट इज आपको दिखेगा। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने वो उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आप ही के पॉकेट में है पैसा। ना तो वो सरकार के काम आ रहा है और डीलर को भी उस पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। डीलर को भी वो मैंने समझ बताया ना, उन्होंने 2 बकेट बना दिए ना, 2 बकेट की जरूरत ही नहीं थी। अब पहले उन्होंने बकेट इस वजह से बनाया था कि नहीं रेस्पेक्टिव हेड में होना चाहिए, CGST, SGST, UTGST। अब उन्होंने इसको अलाउ भी कर दिया कि आप इंटर ट्रांसफर कर लीजिए, तो फिर ई कैश लेजर की मुझे जरूरत क्या है? आप मुझे नेट लायबिलिटी पेमेंट करते वक्त मुझे बैंक रूट पे, बैंक वाले विंडो पे ले जाइए, बैंक वाला पेज मेरा खुलेगा, उसमें मैं पेमेंट कर दूंगा, चाहे वो NEFT हो, RTGS हो, चाहे OTC हो, चाहे आप चेक के जरिए मांगिए, जैसे भी आपको मांगना हो। एक सवाल और है जो बहुत से डीलर्स पूछते हैं, क्योंकि मेरा जो जुड़ाव है वो आम करदाता से है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, आपका भी उन्हीं लोगों से है। तो उनका एक सवाल होता है कि वैल्यू एडेड टैक्स पहले लागू था, हम सुधार करने के लिए गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। वैल्यू एडेड टैक्स में भी यही होता था कि मैं किसी से गुड्स खरीद के लाया, उसको टैक्स दे दिया, अब उसने टैक्स जमा नहीं कराया है, मेरा मिसमैच आ रहा है किसी भी कारण से, बहुत आसान है सरकार के लिए कि मुझे पकड़ ले और मेरी ITC ब्लॉक कर दे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी यही हो रहा है। तो जब हम सुधार के लिए गए थे तो जिस आदमी को हमने पैसा दे दिया, अगर वो जमा नहीं कराता तो गवर्नमेंट उस पर क्विक एक्शन क्यों नहीं लेती? एक बात। दूसरी बात यह कि वैट में तो ये होता था कि परचेजर अपनी परचेजेस दिखाता था, तो सरकार के पास एक रास्ता था कि पता तो लगे कि कौन सा सेलर कौन सी परचेजेस पे टैक्स नहीं चुका रहा है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में तो वो भी खत्म हो गया, क्योंकि वो अपनी सेल दिखाता है, परचेजर को तो राइट ही नहीं है परचेज दिखाने का। इस सवाल के जवाब में आप क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए जो जस्टिफाइड हो? जो हमने पहले सोचा था ना, GSTR 1 सप्लायर भरेगा जी, जो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा कस्टमर के लिए, और सप्लायर ने अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं चढ़ाई तो उसको ऐड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, वो GSTR 2 फाइल करेगा। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन को बायर ने ऐड कर दिया जो सप्लायर ने नहीं चढ़ाया था,
तो देन वो सप्लायर के पास GSTR 1A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा कि अरे बायर ने ये इनवॉइस चढ़ा दिया जो मैंने नहीं चढ़ाई थी। जो सप्लायर को या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो अपना GSTR 3 फाइनल करेगा। अगर ये GSTR 1, 2A, 2, 1A, 3 अगर चलता तो इन सारे जो क्वेश्चंस हम जो आज कर रहे हैं सबका समाधान हो गया होता। अब किसने रोका था, क्यों नहीं हुआ? तो अब एक ही चीज मुझे समझ में आती है, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी विलिंग हो वो भी आंसर करें, क्योंकि आम करदाता यही पूछना चाह रहा सवाल है ये बहुत बड़ा। तो तुझे रोका किसने था? ये GSTR 1 के बाद 2A आ जाता है, उसके बाद सारी गाड़ी बंद कर दी आपने और एक स्टॉप गैप मैनेजमेंट बना दिया GSTR 3B, जो 2 महीने के लिए आपने कहा था, जिसको 3 साल तक चला लिया और अब आगे कहते हैं यही चलेगी, यही चलेगा, यही चलेगी। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको रोका किसने था? मुझे लगता है जब GST लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम पे GST को इंट्रोड्यूस करना कंट्री की नीड थी, क्योंकि इलेक्शन 2019 में आने वाले थे। अगर उस टाइम तक नहीं लेके आते तो GST फिर नहीं आता, फिर खिंच जाता। तो ये GST लॉ को तो ले आए, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग जो GSTN पोर्टल रेडी होना था, आपने मई में तो कॉन्ट्रैक्ट दिया है सर्विस प्रोवाइडर को, GSTN पोर्टल को तैयार कर, मई 17 में। अब आप जो पोर्टल पे GSTR 1, 2A, 2, 1A, 3 भरने की बात कर रहे थे, उस समय तो देना पड़ेगा ना। तो स्टॉप गैप मैनेजमेंट में 3 भी लेके आ गए, लेकिन आज तक उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। मैं एक बात जानता हूँ सिंपलिस्टिक वे में, अगर ये रिटर्न सिस्टम जो हमने इन्वेस्ट किया था, हमारा GST लॉ इस रिटर्न सिस्टम के ऊपर ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर आप सेक्शन 37, 38, आम आदमी को मैं लॉ नहीं बताना चाहता, बट ये बताना चाह रहा हूँ, लॉ को इस तरह से ही बनाया गया था एज इफ हमारे ये 3 रिटर्न होंगे और 3 रिटर्न से हम सारी चोरियां पकड़ लेंगे। वैट में क्या होता था, बायर और सेलिंग मैच करती थी, राइट? मान लीजिए आपके सेलर ने कोई इनवॉइस नहीं चढ़ाया तो बायर उसको चढ़ा देता था, मिसमैच क्रिएट होता था, तो सेलर को मालूम पड़ जाता था, सेलर फिर टैक्स जमा कराता था। सिमिलरली अगर आपने मुझे GSTR 2, 1A, 3 वाला अप्रोच दिया होता, तो ये जितनी भी समस्याएं आज हम सुन रहे हैं, टैक्स इवेजन की सुन रहे हैं, बोगस इनवॉइस की सुन रहे हैं, चोरी की सुन रहे हैं, ये इसी वजह से है कि कुछ एक लोगों ने ये नहीं आने की वजह से इसका फायदा उठाया है। पर जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है 97-98%, वो बेचारा परेशान होता है कि उसने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, अब सप्लायर ने आगे जमा नहीं कराया और बायर को मालूम ही नहीं है, रिसिपिएंट को मालूम ही नहीं है कि उसने जमा नहीं कराया। और गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर उसने जमा नहीं कराया तो तुझे क्रेडिट नहीं दूंगा मैं कहता हूं सर उसको पकड़ो ना, वो भी तो रजिस्टर्ड है। लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं, छोटे छोटे सप्लायर वेंडर को कौन पकड़ेगा, बड़े वाले रिसिपिएंट को पकड़ लो। ये थोड़ा सा लॉ की बिल्डिंग अप, जो लॉ को हम बिल्ड करना चाह रहे थे, जो हमारी कोशिश थी, लॉ वर्सेस मशीन GSTN, वो थोड़ा सा आई मीन टू से दैट ये डिस्कनेक्ट रहा है, जिसकी वजह से हमें रियलिस्टिक जो GST का एडवांटेज मिलना चाहिए था, वहां हम थोड़ी दूरी पे रह गए हैं। यानी यह है कि कुछ बुराइयां थी पुरानी कर प्रणाली में, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में, वो यों कि हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी लेकर आ गए, और उसकी परेशानी का जो परिणाम है वो डीलर्स को भुगतना पड़ रहा है। एक इनहेरिटेंस होता है ना सर, इनहेरिटेंस है, गलत इनहेरिटेंस हो गया है। कुछ चीजें हम अपने मदर फादर से ले लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा इनहेरिटेंस नहीं चाह रहा था। मैं नहीं चाह रहा, मैंने GST को देखा था एक नया स्वरूप, नया चेहरा, नहीं मैं मॉडर्न नहीं कहूंगा, मेरे लिए ओल्ड ही रहता, लेकिन नए रूप के साथ आता, नए चेहरे के साथ, नए ड्रीम के साथ आता, नए सपनों के साथ आता। कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा सिनर्जी क्रिएट करने में कमी रह गई हमारी। बहुत सारा समय मैंने आपका ले लिया, एक अंतिम सवाल है मेरा, तो मुझे भी लगता है कि मैं दूसरे एक्सपर्ट से बात करूंगा तो मुझे समय थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, लंबा समय है, मेरे ख्याल से आपसे बात करें तो बहुत लंबा टाइम चाहिए उसके लिए। तो आखिरी सवाल है मेरा, जो आम करदाता मुझसे अभी भी पूछता है, लगातार पूछता है, वो ये है
कि कुछ करदाता है जो दुर्भाग्य से रिटर्न भरना जिनका रह गया, मैं लेट फीस पे नहीं आ रहा हूँ सर, वो मुद्दा तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। वो करदाता थे जो दुर्भाग्य से रिटर्न भरना जिनका रह गया, उनमें से कुछ थे जिन्होंने इंटेंशनली नहीं भरा, वो तो अभी भी नहीं भरेंगे, और सरकार उनसे कैसे डील करेगी वो अलग बात है। जो लोग भरना चाहते हैं रिटर्न, गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी उनको कि बहुत कम लेट फीस पे वो रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन उनकी आईटीसी रोक ली उन्होंने 2 साल के लिए। बस ये मेरा मुद्दा है कि सरकार क्यों नहीं जब एक छूट देती है कि आप रिटर्न भर सकते हैं और सीमलेस क्रेडिट, आप डबल टैक्सेशन क्यों करना चाहते हैं? वो एक टैक्स दे के आया है, दूसरी बात जिसने टैक्स लिया है उसने जमा करा दिया है। ये एक मेरा आखिरी मुद्दा है सर, अब इस पे आपकी क्या राय है बताइए। सर ये ऐसी सिचुएशन है, 2020 सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए जी। अब इन्हें स्कीम अनाउंस कर दी दैट जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक जिनने जीएसटी 3B नहीं भरे हैं उनको एक विंडो ओपन कर दी, भाई 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक भर दो, तो आपकी लेट फीस को हम कैप कर देंगे 500 रुपए पर रिटर्न अगर टैक्स लायबिलिटी है, अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो नील कर देंगे। लेकिन साइलेंट 2 बातों पे रहे कि जो उसकी परचेस थी उस पे उसने जो टैक्स पे किया है उसकी क्रेडिट हम नहीं देंगे, क्योंकि 17-18 की लास्ट डेट थी 31 मार्च 2019 और 18-19 की हम डिबेट और डिस्प्यूट कर रहे हैं, बट अगर हम कंजर्वेटिव वे में देखें तो 20 अक्टूबर 2019, तो ये 2 साल की क्रेडिट जिसका आपने रेफर किया वो नहीं मिलेगी। यानी आप जो भी अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाएंगे उस पे पूरा का पूरा टैक्स आपको कैश में जमा करना पड़ेगा, वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट। अब मुझे क्या लगता है गवर्नमेंट के लिए पोजीशन क्या हो गई, ये लोग हैं जिनको एक एमनेस्टी दी गई जिन्हें रिटर्न नहीं भरे थे, अगर इनको ये क्रेडिट दे दें तो जो ऑलरेडी टैक्स पेयर थे जिनने अपने रिटर्न भरे हैं, जिनने क्रेडिट टाइमली ली है या जिनके लिए नियम था कि 31 मार्च 2019 होगा, तो एक डिस्कनेक्ट नहीं होगा कि ये ठीक है इनसे रह गया, छूट गया, अब इनको एमनेस्टी दी जा रही है। अगर इनको आप क्रेडिट दे देंगे तो ये जो बेचारा रिटर्न भर रहा था जिसने टाइमली सारी चीजें फॉलो की हैं उसके लिए डेडलाइन 31 मार्च 2019 होगी, अब इनको आप क्रेडिट दे देंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाएगा। मैं तो एक चीज मानता हूं, जिसने रिटर्न भरा है, जिनने उनसे देर हो गई और लेट फीस जमा की है, आप इस टैक्स पेयर को देखिए, इसकी हेल्प कीजिए, ये ऑनेस्ट था, ये टाइमली अगर लेट भी हो जाती थी तो लेट फीस भी जमा करता था। आज 18-19 की क्रेडिट के लिए ये रो रहा है कि भैया 20 अक्टूबर 2019 होगी या 30 सितंबर 2020, आप इसको क्रेडिट देने की बात कीजिए। ये अगर रिटर्न नहीं भरते थे और इनने नहीं भरा तो सर सिंपल बात है, पढ़ाई, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और मैंने पढ़ाई नहीं की और मैं आज बोलूं सर आज सुबह सुबह ही मुझे बुक मिली थी, अब मुझे अलाउ कर दो मैं देख के पढ़ लूं, तो जो पढ़ के आया उसका क्या होगा? वो बेचारा जो 3 महीने से पढ़ देख, मैं इनके साथ नहीं हूँ, सॉरी, मैं हो सकता है कि इनसे रह गई हो सकता है इनसे रिटर्न रह गए हो 3 साल तक। अरे कभी तो जागा होगा मन, कभी तो आपको दिखा होगा, कभी मान लीजिए सुधीर जी ने नहीं बताया, विमल जी ने नहीं बताया, किसी एबीसी ने तो बताया होगा। अरे एक कचौड़ी वाले की अगर 2 करोड़ की टर्नओवर है और वो बोले मैं जीएसटी जमा नहीं दूंगा, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आज यही कहा 130 करोड़ लोगों में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो 130 करोड़ लोगों में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। हमारे भी तो ऑनेस्टी चाहिए, हम हर वक्त ये करते हैं देश ने हमारे लिए क्या किया, इस देश ने हमारे लिए क्या किया। मैं पूछता हूं, लास्ट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, उन सभी लोगों से पूछता हूं, तुमने देश के लिए क्या किया, हमने देश के लिए क्या किया? क्या हम जिम्मेदार नहीं थे? 3 साल तक आपने रिटर्न नहीं भरे, अरे कभी तो मन बना होगा भरने का, भरते। अब आप कहते हो कि नहीं ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा, अरे डबल टैक्सेशन तुम्हें लग रहा है आज की डेट में, लेकिन जो बेचारा टैक्स का रिटर्न भर रहा था, लेट फीस दे, उसकी तो लेट फीस भी रिफंड नहीं है, जिसने लेट फीस दी है, तेरी तो लेट फीस भी माफ हो गई, तेरी लेट फीस भी कैपिंग हो गई, और तू आज क्रेडिट की बात कर रहा है।
सॉरी, कईयों को हो सकता है कि ये फील हो कि मुझे नहीं आईटीसी मिलनी चाहिए, बट आप ऑनेस्ट बनिए। हमारा देश राजा हरिश्चंद्र का, जहां पे सच्चाई के लिए हम कभी भी कुछ कर बैठते थे। आज 15 अगस्त आने वाला है 2 दिन बाद। जी मैं ये कहूंगा कि एज ए टैक्स पेयर हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। अरे 10 रुपए मैं कमाता हूं और 2 रुपए मुझे टैक्स में देने हैं, तो टैक्स 2 रुपए का जो मैंने दिया वो देश के हित में जाएगा। मैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात को इको कर रहा हूं। 130 करोड़ में अगर 1.5 करोड़ ओनली टैक्स जमा करते हैं, आप देख लीजिए आपके अगल बगल में कितने लोग होंगे, आप और मैं खुद इस बात के गवाह हैं, जो टैक्स जमा करना चाहिए उनको, लेकिन वो टैक्स जमा नहीं करते। तो एज ए टैक्स कंसल्टेंट मैं उनका साथ नहीं दे सकता। 3 साल तक आप कहाँ सोए हुए थे? जबकि अगर आप मुझसे ये पूछते कि भैया ये जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है जिसने लेट फीस दे दी, मैं तो बोलता पहले आप इनकी लेट फीस माफ करो। टैक्स पेयर चार्टर इसके लिए है, आप इसकी लेट फीस माफ करो, रिफंड करो। इसको आपको बताना पड़ेगा, एग्जेम्पलरी बताना पड़ेगा कि बच्चा कुछ नहीं, नियम और कानून एक ऐसी चीज होती है जो हमें सही रास्ते पे चलने के लिए अग्रसर करती है, मोटिवेट करती है। हम सब नियम कानून को क्यों ब्रेक करने में लगे हैं? देश हित में हम सबको एक साथ आना चाहिए। ये देश हमारा है और हम इस देश के नागरिक हैं। हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, मैंने उन टैक्स पेयर का साथ नहीं दिया जो टैक्स पेयर 3 साल से रिटर्न नहीं भर रहे थे, चाहे जानबूझ के, चाहे गलती से, चाहे किसी भी वजह से। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है और आज आपका एग्जाम है तो आपको फेल ही होना चाहिए, आप पास नहीं होने चाहिए। ये मेरा लॉजिक है सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हर वक्त जरूरी नहीं है कि हम जो मांग हो टैक्स पेयर्स की उसके समर्थन में ही बात करें। कई जगह पे टैक्स, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। एक मिनट में आपको और लूंगा। सुधीर जी, आप वाकई बहुत वोकल हैं, आप एक प्रवक्ता हैं, आपके ट्वीट आम करदाताओं तक जाते हैं क्योंकि आप उनकी लैंग्वेज में लिखते हैं। कई बार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुधीर जी, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। जी बताइए। आपने अब तक मुझसे क्वेश्चन किए। एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एज ए इंडियन सिटीजन, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं वही वॉइस उठाऊं जो देश हित में हो। ठीक है, आम करदाता को प्रॉब्लम हुई, पर आम करदाता में वो कैटेगरी जो टैक्स कॉम्प्लायंट नहीं थी, जिसने टैक्स कॉम्प्लायंस फॉलो नहीं किया। अब तक मैंने कितनी बातें कही जिसमें मैंने गवर्नमेंट की बात आपको बताई कि मैं गवर्नमेंट के इस पार्ट को सही नहीं मानता। वोकली मैं वोकल था, मैंने कहा है इस बात को। और मैंने इस कैटेगरी को साथ नहीं दिया। आज क्यों नहीं दिया? आप और हम अगर इस कैटेगरी के लिए अगर इस तरह की डिमांड उठाएंगे, इस तरह की डिमांड उठाएंगे, तो होगा क्या? लोग इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेंगे। तो कुछ मत कर, कल एमनेस्टी आ जाएगी। कल नहीं तो कल सुधीर जी से बोलेंगे या बिमल जी से बोलेंगे हमारी आवाज उठाओ, हे कैप्टन आवाज उठाओ। पर कैप्टन हम हैं, हमें वही आवाज उठानी है जो देश हित में है। देश हित के लिए हमें आगे चलना है। हो सकता है मेरी बात से कई लोग सहमत हो, कई लोग सहमत ना हो, पर मेरी ये राय है जिसको मैं सोचता हूँ ये देश हमारा है, इस देश को हमें आगे लेके जाना है। मेरा तो यही मैसेज होगा जब मैं कल अपने YouTube चैनल पे इस वीडियो को डालूंगा, तो मेरा यही मैसेज होगा, क्योंकि 15 अगस्त एकदम जस्ट नेक्स्ट है। यही मैसेज होगा कि हम सबको मिलके अपने देश को आगे बढ़ाना है। आज हम वर्ल्ड मैप पे चाइना से फाइट कर रहे हैं, इंडिया को। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, देश को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ। देश को हम सबको लेकर, ये हमारा देश है, हम देश के हैं। आप ये मत सोचिए देश ने आपको क्या दिया, ये सोचिए हमने देश को क्या दिया। मैं तो ऑलवेज जिस पार्ट को मान के चलता हूँ, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमने उनके लिए क्या किया ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया, मैं उन्हीं की वजह से हूँ। विमल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आप टैक्स पेयर्स के और हमारे सवालों के जवाब दिए। एक सिर्फ 16(4) में जो टैक्स पेयर्स है रिटर्न नहीं भर पाए, उसके अलावा जो टैक्स पेयर्स की डिमांड है उनके बारे में आप खुद भी काफ़ी कुछ लिखते रहे हैं। जैसे GSTN काम नहीं करता है,
जैसे जिन लोगों ने लेट फीस का भुगतान कर दिया है उस पीरियड के लिए जो बाद में जाके माफ़ कर दी गई, उन लोगों को लेट फीस लौटा देनी चाहिए। इंटरेस्ट की रेट के बारे में आपने बताया कि ये रेट जस्टिफाइड नहीं है, कम होनी चाहिए। रिफंड्स के बारे में आपने बताया कि वहाँ रिटर्न फंड पे इंटरेस्ट 6% मिलता है, लेकिन एक्चुअली वो मिलता कहाँ है, आसानी से नहीं मिलता है। तो टैक्स पेयर्स की बहुत सी आवाज़ है, कुछ आवाज़ें सही होती है, कुछ गलत होती है, कुछ ऐसी होती है जिसमें हमें स्टैंड लेना पड़ता है। आज की जो हमारी बातचीत थी उसके लिए मैं टैक्स पेयर से भी मेरा ये कहना है कि वो कानून का जो पालन होता है उसको समय पर करने की कोशिश करें, क्योंकि सरकार की भी एक हद होती है, सरकार की बर्दाश्त की एक हद होती है कि वो कितने समय तक इंतजार करें कि आप रिटर्न नहीं भरेंगे, कब तक नहीं भरेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको बिल्कुल सही कहा विमल सर ने, मैं भी अक्सर यही बताता हूँ कि आपको 3 साल में कभी याद ही नहीं आया कि मुझे रिटर्न भरना था, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सी जगह ये इंटेंशनल हुआ है, बहुत सी जगह लापरवाही से हुआ है। और तीसरा ये है जो हमें बताया गया कि एमनेस्टी आ जाएगी तब भर देंगे, हम इन चीज़ों से बचें। आज का यही संदेश है विमल सर का। और आज जो बातचीत रही उसके बारे में विमल सर आपको 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद हम विदा लेंगे। सर, ओवरऑल इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे? सुधीर जी, आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी मन की बात आपके जरिए सभी को बताने की कोशिश की। मैं तो इतना खुल के आपसे आज बात की, मुझे लग ही नहीं रहा कि हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। हम वैसे मिले नहीं कभी सर, हमेशा वर्चुअली मिले। हाँ, नहीं मिले, लेकिन ट्यूनिंग, सिनर्जी, थॉट प्रोसेस मैच करता है। आज मैंने भी अपने मन की बात खुल के कही कि देखिए हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। जीएसटी लॉ के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा। लास्ट 3 इयर्स अगर आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन एक बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। कई चीजें चैलेंजिंग रही है, कई चीज चैलेंजिंग रही है दोनों के लिए, टैक्स पेयर के लिए, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। मेरा संदेश दोनों के लिए है। टैक्स पेयर कोशिश करे कि मैं जितना फॉलो कर लूं, और टैक्स डिपार्टमेंट कोशिश करे कि नहीं, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है 98%, 97%, उसको हम कैसे रिवॉर्ड करें, कैसे हेल्प करें। ये मैसेज मार्केट में ना दें कि तेरे लिए एक एमनेस्टी आ जाएगी। हाँ, तैयार पड़ी है। तू लेट लतीफ बना रहे, तेरे लिए एमनेस्टी आ जाएगी ना, ये मैसेज नहीं। और करेक्शन कीजिए ना, रोका किसने है। मैं बार बार, कई बार आप भी अकाउंटेबल हैं। जब आप टैक्स पेयर की रेटिंग करना चाहते हैं तो टैक्स के जो ऑफिसर हैं उनकी भी रेटिंग कीजिए, टैक्स जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनकी भी रेटिंग कीजिए। क्या वो टाइमली कर रहे हैं, क्या वो टाइमली रिफंड दे रहे हैं, क्या वो हमारी बात सुनते हैं, क्या वो हमारी बात का आंसर देते हैं। मैं ये आज के ऑस्पिशियस डे पे मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, सर आपने टैक्स जीएसटीएन की भी रेटिंग होनी चाहिए सर। हाँ सर, बिल्कुल होनी चाहिए। आप जब टैक्स पेयर को आकलन कर रहे हैं और उसके लिए इतनी बातें कर रहे हैं, आप ये देखिए, ये बंदा जो टैक्स डिपार्टमेंट है, जिसको हम कह रहे हैं कि जिसे आगे बढ़, हम जब तक दोनों साथ आगे नहीं आएंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा बेस्ट सक्सेस, बेस्ट जो निकलना है वो नहीं आ पाएगा। देश हित में ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलके, अगर आप डिपार्टमेंट से हैं, कई ऑफिसर हैं मैं जिनको आज अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा आपके थोड़े से समय में। सर मैं ऐसे कई ऑफिसर्स को जानता हूं, नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो डिपार्टमेंट में जो वर्क करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं और हमेशा गो गेटर, ऑलवेज सुनने के लिए तैयार हैं, जितना उनके दायरे में हो सकता है वो कोशिश करते हैं। आपके परिचय में भी होंगे और कुछ ऑफिसर ऐसे भी आपके परिचय में होंगे जिनसे कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, उनकी समझ में नहीं आने वाला। तो हम सबको बदलाव लाना है, हम सबके लिए ये है जीएसटी। जीएसटी जब बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, मैं तो एक बात एक लाइन से करेक्ट करूंगा। देखिए, गुड एंड सिंपल टैक्स की हम बात कर रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं। क्यों ना हम एक कोशिश मिलके करें, हम सब मिलके करें इस जीएसटी को सक्सेस और बाकी सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये मैसेज इसलिए मैं दे रहा हूं कि 15 अगस्त है, मेरे सभी देशवासियों को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, प्राउड प्रिविलेज सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरा भारत महान।
और जय हिंद ही बोलता रहूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो आज की जो हमारी बातचीत थी विमल सर के साथ, वो बहुत फ्रूटफुल रही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम विदा लेते हैं विमल सर से। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स।